हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ जिसको सुन के सबको डर लगता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का नाम है टेंस। हम टेंस के आज बिल्कुल ही बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, जो टेंस होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलके बनता है। टेंस इज़ इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टाइम मतलब कि समय और एक्शन मतलब कि कोई भी काम को करना। ठीक है, तो टेंस इन दोनों चीज़ों से मिलके बनता है। सबसे पहले है हमारे पास टाइम। देखो, टाइम हमें पता है कि टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। एक होता है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है, और एक होता है पास्ट, जो कि हमारा बीत चुका, जो हमारा पूरा हो चुका पास्ट। एक होता है हमारे पास फ्यूचर, जो मतलब कि अभी आगे आएगा। ठीक है, तो 3 तरीके के टाइम हो गए। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो हो चुका, फ्यूचर जो अभी आगे होएगा। ठीक है, फिर होता है हमारे पास एक्शन। एक्शन को हम 4 तरीके से हम कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है? जो कि हमें हमारी एक हैबिट बताता है या फिर कोई भी एक रूटीन एक्शन बताता है। ठीक है, उस वक्त कॉन्टिन्यूस होता है कि ऑनगोइंग प्रोसेस, जो लगातार चलता रहता है। फिर होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है कि जो एक्शन, जो काम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है कि जो काम आधा कंप्लीट हो चुका और आधा अभी भी चल रहा है। ठीक है, अब देखो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरी हैबिट हुई, ये मेरा रूटीन एक्शन हुआ कि मैं हर रोज़ इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो ये हुआ इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब कि मैं अभी इंग्लिश पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट में, तो ये क्या हुआ? ऑनगोइंग प्रोसेस, जो कि कॉन्टीन्यूसली अभी चल रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि परफेक्ट, कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ, खाने का खाना मेरा ख़त्म हो चुका है, तो ये हुआ परफेक्ट टेंस। फिर है हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं पिछले 3 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मतलब कि 3 घंटे तो पूरे हो चुके मेरे इंग्लिश पढ़ाने के, और अभी भी मैं आगे पढ़ाई जा रही हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि आधा काम पूरा हो चुका है, कि 3 घंटे पूरे हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, और मैं अभी भी कॉन्टीन्यूसली पढ़ा रही हूँ। तो आधा काम मेरा पूरा हो चुका है और अभी कुछ काम बाकी भी है जो कि कॉन्टीन्यूसली चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। ठीक है, अब देखो, हम जो एक्शन होता है ना, उसको हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं। तो हमारे पास एक तरीके से हम 5 कैटेगरीज़ में इसको दिखा सकते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहली है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर है हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस। देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिनोट करता है प्रेजेंट को। अगर हमें कहीं पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी मिलती है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंट की बात चल रही है। अगर हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी दिखती है, तो इसका मतलब कि पास्ट की बात चल रही है। और अगर हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई दिखती है, तो इसका मतलब होता है कि परफेक्ट, मतलब कि काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी दिखे, तो इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, कि हमारा काम अभी कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। और अगर हमें दिखे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस, तो इसका मतलब होता है कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ अ वर्ब। सिंगुलर फॉर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं? अगर हम किसी सिंगुलर पर्सन की, अगर मान लो कि हम सिर्फ एक पर्सन की, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो, अब मैं आपको ये बताऊँगी कि हम टेंस को कैसे पहचान सकते हैं। जैसे देखो, हमारे पास ये सेंटेंस दिया हुआ है कि ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम। तो अब मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि ये कौन से टेंस की बात कर रहा है। देखो, हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि यहाँ पे ये हैड और फिर है ये डन। तो हैड हमें क्या दिखाता है? हैड हमें दिखाता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात यहाँ पे चल रही है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे? मतलब कि हैज़ हैड हैड या फिर हैव हैड हैड। तो ये इसके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखा रहा है। ठीक है, और डन की अगर हम बात करें, तो ये क्या हुआ? डू डिड डन। तो डन क्या हुआ? ये एक तरीके से थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें दिखा रहा है। तो देखो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हमने अभी पढ़ा था कि हम क्या मानेंगे? पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हैड के लिए लिख दिया पास्ट। ठीक है, अगर हम माने डन के लिए, तो इसका मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? परफेक्ट। तो ये यहाँ पे टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें ही हैड डन हिज वर्क बिफोर हिज फादर केम, तो यहाँ पे टेंस की बात हो रही है। तो देखो, केम क्या होता है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है।
ठीक है। और अगर मान लो इसके बाद आगे और कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट मानेंगे, तो हम इसको कह देंगे पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हमारा टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे हमारा टेंस हुआ पास्ट परफेक्ट। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि दे हैव बिन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 hours। तो हमें टेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास हैव क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हमारे पास बीन क्या होता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी वॉज बीन। और ये डूइंग क्या है, डू डिड डन। तो डू का हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम यूज़ करेंगे परफेक्ट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूस। तो ये पूरा टेंस क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकंड और फोर्थ सेंटेंस है इसको आप एक बार खुद से करने की कोशिश करना। वीडियो को एक बार पॉज करके आप खुद से ट्राई करना और फिर आंसर्स को अपने वेरीफाई करना। ठीक है। तो मैं आंसर्स वेरीफाई करवा देती हूँ। दे वर डूइंग देयर वर्क। तो वर्क क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। डूइंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। तो ये क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ही डिड हिज वर्क ऑन टाइम, तो डिड क्या होता है हमारे सामने, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमारे पास आगे यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको मतलब हम क्या मान लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो ये हुए हमारे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम कैसे टेंस को पहचानेंगे। अब हम एक एक करके सभी टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसको हम 2 पार्ट्स में एक तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या 3 में भी कह सकते हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, एक होता है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, और एक होता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES। ठीक है। और अगर हमारे पास मान लो कि प्लूरल सब्जेक्ट हैं, मतलब कि हमारे पास एक से ज़्यादा इंसान हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि हम इसके अंदर S और ES यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। जैसे अब देखो हमारे पास ये सेंटेंस है कि रवि डैश अ सॉन्ग, हमें फिल करना है सिंग या फिर सिंग्स में से। तो हम क्या देखेंगे कि जो रवि है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंग्स। ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रवि एंड गीता डैश सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, रवि एंड गीता 2 पर्सन हैं, तो ये क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और S और ES को हम इग्नोर कर देंगे। तो ये सिंग हुआ इसका आंसर। ठीक है। अगर मान लो कि हमें इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो हमारे पास ना डू की 3 फॉर्म्स होती हैं, डू डिड डन। ये होता है हमारे पास प्रेजेंट में, ये होता है हमारे मतलब कि ये लगा लो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्रेजेंट में, तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम यूज़ करेंगे, डू को। ठीक है। अब अगर मान लो कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमें पता है कि अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसके साथ S और ES लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डू को तो लेंगे ही और साथ में हम ES भी ज्वाइन कर देंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज, और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के लिए नोट आ जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आप ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद दोबारा S और ES को यूज़ नहीं करोगे। ठीक है। अगर हम एक बार S और ES को हम लगा चुके हैं तो हमें दोबारा इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम यहाँ पे डू नोट यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अब हमने इस सेंटेंस का अगर मान लो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, रवि डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे रवि एंड गीता प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डो नॉट सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद अगर मान लो कि हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हमारे पास मेन वर्ब आती है और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डू की फॉर्म में, और डू अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम डज यूज़ कर लेंगे, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डू यूज़ कर लेंगे।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया डज़। हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने यूज़ की डज़, सब्जेक्ट के लिए हमने यूज़ किया रवि, मेन वर्ब के लिए हमने यूज़ किया सिंग और ऑब्जेक्ट के लिए अ सॉन्ग। अगर मान लो कि हमने इसको यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट लेके चलना है, तो रवि एंड गीता हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डू। सब्जेक्ट हुआ रवि एंड गीता, मेन वर्ब हुई सिंग और ऑब्जेक्ट हुआ अ सॉन्ग। इसके बाद देखो हमारे पास ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस का मैंने भी आपको बताया था ना, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि जो एक्शन हमारा लगातार अभी चले जा रहा है। अगर मैं 2 मिनट पहले की बात करूं तो भी वो एक्शन हो रहा था, और अगर मैं 2 मिनट बाद की बात करूं तब भी वो एक्शन होएगा, और अभी प्रेजेंट में तो चल ही रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब में हेल्प लेते हैं इज़, एम, आर, वोज वर या फिर बीन में से। तो ऐसे यहाँ पे भी ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो हमें चाहिए यहाँ पे प्रेजेंट, तो हम इसको यूज़ करेंगे इज़, एम, आर को। तो हमारे पास देखो इज़, एम, आर प्लस कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। तो हमारे पास इज़, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी हो गया। अब देखो जो इज़ होएगा ना वो हम यूज़ करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और जो आर होएगा वो हम यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और आई के लिए हमेशा एम यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तीनों हो गए। अब जैसे मान लो कि रवि डैश सिंग अ पोयम, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रवि इज़ सिंग आई एन जी, रवि इज़ सिंगिंग अ पोयम। अगर यहाँ पे आई है तो आई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एम, तो आई एम सिंगिंग अ पोयम। अब अगर मान लो कि हमने इसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर चेंज करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, फिर हमें चाहिए मेन वर्ब, फिर हमें चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट। तो इज़ रवि सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि रवि यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ किया, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी, तो इज़ हमने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। ठीक है, ये तो होता है हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अगर मान लो कि हमने इसका ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना हो, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कौन सा होता है कि जिसका आंसर हमें येस या नो में मिलता है, और अगर मान लो कि हमें उसका आंसर किसी सेंटेंस में या येस और नो के अलावा किसी वर्ड में मिले, तो वो होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। अच्छा, अगर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर तो था ही, हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन वर्ड और ऐड कर देते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये तो है ही, और साथ में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ब ऐड कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो अगर मान लो यहाँ पे अगर हम ना इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि व्हाट इज़ रवि सिंगिंग अ पोयम, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ व्हाट इज़ रवि सिंगिंग और क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। ठीक है, ये बात हुई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। देखो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे हैव की। अब हैव के अंदर देखो हैज़, हैव या फिर हैड, ये हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हुआ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये हुआ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमने यहाँ पे हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम हेल्प लेंगे हैज़ और हैव की। हैज़ को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होएगा, ही, शी, इट, राम, और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम हैव को यूज़ करेंगे, वी, यू, दे। और यहाँ पे हमें ना एक खास ध्यान रखना है, आई, जो आई होता है ना उसको हम प्लूरल मान के चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम आई यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको भी एक प्लूरल सब्जेक्ट मान के चलेंगे, और इसके बाद हम हैव को यूज़ करेंगे, और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगी ही। ठीक है, अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल हैं, रवि डैश अ पोयम, तो रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हैज़, और सिंग, सैंग, संग, तो संग, रवि हैज़ संग अ पोयम। नमन एंड गोलू, अब यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट हैं तो मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, तो हम हैव यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर अब मान लो कि हमने इसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, अब रवि हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, रवि हमारे पास सिंगुलर है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब हैज़ रवि संग अ पोयम। ठीक है, और अगर मान लो कि हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है तो हम व्हाट क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर देंगे, तो व्हाट हैज़ रवि संग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब हम आगे पास्ट इंडेफिनिट पे। अभी मैं आपको कॉन्टिन्यूस का बताऊंगी, इस वीडियो के एंड में बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं अब
पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट में हम दोबारा गए अपनी हेल्पिंग वर्ब के पास इनके हेल्प लेने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास डू, डिड, डन, ये 3 है। अब हमें पास्ट चाहिए तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड को यूज़ कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अब देखो अगर हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, कोमल रोट अ पोयम, क्योंकि सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम यूज़ करेंगे रोट अ पोयम। ठीक है, अब अगर मान लो कि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कोमल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए हमने यूज़ किया डिड, फिर नोट, राइट, क्योंकि हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होएगा ना तो हम डिड की जगह पे डू यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर मान लो कि हमने इसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो हम डिड कोमल राइट अ पोयम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे कोमल सिंगुलर है तो हम उसके लिए डिड यूज़ कर देंगे। और अगर हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन बनाना है तो हम क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से इसको क्रिएट कर देंगे। फिर है हमारे पास पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट कॉन्टीन्यूस के लिए अब हम गए अपनी हेल्पिंग वर्ब के पास। हेल्पिंग वर्ब में हमने लिए वोज वर, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो वोज वर तो आगे, और कॉन्टीन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब आपको पता ही है कि वोज हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होएगा, और वर हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होएगा। तो वोज वर हम इसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अब जैसे मान लो गुरमीत वोज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्योंकि गुरमीत एक सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम इसके लिए वोज रीडिंग यूज़ करेंगे। अगर मान लो कि हमने यहाँ पे इसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के अंदर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करना है, तो वर द स्टूडेंट्स एन्जॉइंग द क्लास, ये होगी हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई मेन वर्ब, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये वर यूज़ किया। ठीक है, तो ये था पास्ट कॉन्टीन्यूअस। फिर है हमारे पास अब पास्ट परफेक्ट। देखो पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले हम गए हेल्पिंग वर्ब पे, तो हम यहाँ से लेके आए हैड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने लाए यहाँ पे हम हैड, और परफेक्ट के लिए हमने यूज़ किया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो शिव हैड डन हिज वर्क, और अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो व्हाट हैड शिव डन। ठीक है, ये हो गया व्हाट क्वेश्चन वर्ड, हैड हुआ हेल्पिंग वर्ब, शिव सब्जेक्ट, डन मेन वर्ब हो गई। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब देखो अब हमारे पास आता है फ्यूचर। देखो इंग्लिश के जो बहुत सारे विद्वान हैं ना, वो कहते हैं कि हमें पास्ट का पता है, हमें प्रेजेंट का पता है, लेकिन हमें फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होएगा। तो वो एक तरीके से कहते हैं कि हम फ्यूचर को अभी डिफ़ाइन नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं आपको फ्यूचर के थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ। देखो अगर हमारे पास फ्यूचर इनडेफिनिट है तो हम यूज़ करेंगे विल, शैल, विल या फिर शैल में से कोई एक, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मान लो कि हमें फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस शो करना है तो हम करेंगे विल या फिर शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्टीन्यूस के लिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी तो आएगा ही। ठीक है, परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, तो विल, शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट वाले टेंस। अब देखो अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस की। अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है कि कुछ जो एक्शन है वो परफेक्ट मतलब कि कंप्लीट हो चुका है, और कुछ एक्शन अभी भी ऑनगोइंग है। अब जैसे परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है और जिसके अंदर हम कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते और उसका हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो मैं कहूं कि मैं आपको पिछले 10 मिनट इंग्लिश पढ़ा चुकी हूँ, मैंने अभी आपको 10 मिनट इंग्लिश पढ़ाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम कंप्लीट हो चुका, कि परफेक्टली कंप्लीट हो चुका 10 मिनट का काम। 10 मिनट जो थे वो कंप्लीट हो चुके और अभी भी ऑनगोइंग है। जो ऑनगोइंग है वो कॉन्टीन्यूस है, और जो कंप्लीट हो चुका उसके अंदर अब मैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकती। अब जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी मैं उसे चेंज नहीं कर सकती, और उसका मैं आपको इफ़ेक्ट दिखा सकती हूँ, उसका आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो आप मुझे उसी टाइम पे आंसर दे दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो परफेक्ट एक्शन कौन सा होता है? जो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हम कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते और जिसका इफ़ेक्ट देखा जा सकता है। और कॉन्टीन्यूस क्या हो गया? जो अभी भी लगातार चल रहा है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या होता है कि कुछ काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी भी ऑनगोइंग है, जो चल रहा है। ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको दो चीज़ बताऊंगी, सिंस और फॉर का यूज़, क्योंकि ये हमारे उसके स्ट्रक्चर में यूज़ होता है। तो देखो, जब भी हम सिंस यूज़ करते हैं तो सिंस हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। जैसे इसके एग्जांपल हैं कि अगर मान लो मुझे कोई भी स्पेसिफिक डे बताना हो या स्पेसिफिक डेट बतानी हो, कोई टाइम बताना हो, स्पेसिफिक ईयर बताना हो या मंथ बताना हो, तो मैं उसको सिंस यूज़ करूँगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है सिंस 19 अप्रैल या फिर सिंस 1950। अगर मान लो कि मुझे पार्ट्स ऑफ अ डे बताने हैं, अब जैसे डे के अंदर क्या होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, तो अगर मुझे इन सब को डिनोट करना है तो मैं उसके लिए सिंस यूज़ करूँगी, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। अगर मान लो कि मुझे मेरी स्टेजेस ऑफ लाइफ बतानी है, जैसे चाइल्डहुड हो गया, एडल्टहुड हो गया, तो इसके लिए भी हम सिंस यूज़ करते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताता है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस एडल्टहुड। अगर मान लो कि हमें कोई भी ओकेज़न बताना है या कोई भी इवेंट बताना है, तो उसके लिए भी हम यही यूज़ करते हैं, जैसे कि सिंस हिज बर्थडे, सिंस हिज वेडिंग, क्योंकि ये एक इवेंट हो गया, ये एक ओकेज़न हो गया, बर्थडे या फिर वेडिंग, तो हम उसके लिए भी सिंस यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर मान लो कि हमें अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें फॉर कब यूज़ करना होता है। अगर मान लो कि वो इनडेफिनेट टाइम है या फिर कुछ पीरियड ऑफ टाइम है कि कुछ टाइम से लेके कुछ टाइम तक, और अगर मान लो कि वो इनडेफिनेट है कि हम उसको परफेक्टली बता नहीं सकते कि इतने घंटे, तो वो इनडेफिनेट टाइम हो गया, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर फॉर मैनी आवर्स, कि हमें नहीं पता कितने घंटे हैं पर कुछ घंटों से, काफ़ी घंटों से, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर मैनी आवर्स। और दूसरा इसका बेसिकली मेन जो यूज़ होता है वो होता है न्यूमरल प्लस टाइम पीरियड के लिए। तो न्यूमरल क्या हुआ कि 1 2 3 4 ये सब नंबरिंग, और टाइम वर्ड क्या हुआ, जो टाइम को डिनोट करते हैं, जैसे कि ईयर बोल दिया हमने या मंथ बोल दिया या वीक बोल दिया। तो अगर हम मान लो कि हम लिख रहे हैं 10 ईयर्स, तो 10 क्या हो गया, न्यूमरल हो गया, और ईयर्स क्या हो गया, टाइम वर्ड हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 4। अगर मान लो कि मैं लिखूँ 3 वीक्स, तो 3 हुआ टाइम वर्ड, 3 हुआ एक न्यूमरल, और वीक्स हुआ जो टाइम वर्ड, जो टाइम को डिनोट करता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 4। तो आपको यहाँ से ये समझ आया कि आपको सिंस कब यूज़ करना है और आपको फॉर कब यूज़ करना है। तो मतलब कि इन दोनों में डिफरेंस होता है, जिसको आपको ध्यान रखना है कि आप सिंस कब यूज़ करोगे और फॉर को कब यूज़ करोगे। चलो अब हम चलते हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर पे। पहले हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो देखो, हमने सबसे पहले प्रेजेंट के लिए क्या लिया, हैज़, हैव। परफेक्ट के लिए हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए थी, तो हमने लिया बीन। कॉन्टिन्यूस के लिए हमने लिया फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। उसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस के एंडिंग में होएगा वो सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम एलिमेंट। तो मतलब कि जो भी टाइम एलिमेंट होएगा उसके अकॉर्डिंग हम सिंस या फिर फॉर का यूज़ देख लेंगे। तो हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और लास्ट में हमारे पास होएगा सिंस या फॉर प्लस टाइम एलिमेंट। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, शिवानी हैज़ बिन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। तो देखो, मॉर्निंग क्या है, एक पार्ट ऑफ अ डे है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, सिंस। और देखो, शिवानी हैज़ बिन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। अच्छा, अगर मान लो कि हमने बताना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो पास्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैड। परफेक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे बीन, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम एलिमेंट। प्रेम हैड बिन स्टेइंग इन मनाली सिंस 2010। तो मतलब कि 2010 से जो प्रेम है वो मनाली में रह रहा है, मतलब वो उसको कुछ साल हो चुके हैं रहते हुए, और अभी आगे आने वाले टाइम में भी वो रहेगा। फिर हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर के लिए हमने यूज़ किया विल, शैल प्लस हैव। यहाँ पे हमें चाहिए थी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी तो हमारे कॉन्टिन्यूस के लिए आएगी। तो लास्ट में करते करते फिर हमारे पास सिंस, फॉर प्लस टाइम एलिमेंट। पर हमें यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे कभी भी सिंस यूज़ नहीं करेंगे। देखो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो भी हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो भी हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास फ्यूचर है तो हम सिंस की बजाय फ्रॉम का यूज़ करेंगे, फ्रॉम या फिर फॉर का प्लस टाइम एलिमेंट।
जैसे ये एग्जांपल है कि रमेश विल हैव बिन सर्विंग इन दिस कंपनी फ्रॉम 2035, क्योंकि फ्यूचर जो टाइम है ना वो आगे आने वाला टाइम है। तो हम ये कहेंगे कि जो रमेश है वो 2035 से इस कंपनी में काम करना स्टार्ट करेगा, मतलब कि 2035 से वो स्टार्ट करेगा और आगे तक करता रहेगा। तो इसका मतलब हम इसलिए यहाँ पे ये फ्रॉम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास टेंसेस के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर थे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम का नंबर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। और आप कमेंट करके मुझे ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ।